नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। साधना प्लस की खबर का असर लातेहार जिले के हरिनार निवासी चैतप सिंह को जल्द मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। टूटे हुए मकान में रहने को मजबूर है पूरा परिवार। अवैध पत्थर खनन के खिलाफ झामुमो विधायक लोबिन हेब्रेन ने खोला मोर्चा। अवैध माइंस को बंद करवाने की मांग को लेकर दिया धरना। ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे विधायक। राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में उत्साह। राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह अभियान की शुरुआत। विधायक लंबोदर महतो ने 51,000 रुपए दिया था। पूर्णिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 किलोमीटर तक पीछा कर 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 96 बोतल अवैध शराब बरामद। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से और एक बार फिर साधना प्लस न्यूज के खबर का असर देखने को मिला है। लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड अंतर्गत छिपरदोहर पंचायत के हनीनार गांव में चैत सिंह का मकान 1 साल पहले भारी बारिश के कारण ढह गया था। तब से पूरा परिवार इस टूटे हुए घर में रहने को मजबूर था। इस खबर को साधना प्लस चैनल के माध्यम से प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद छिपरदोहर थाना प्रभारी विश्वजीत तिवारी के पहल पर लातेहार जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने जुरूहार के डीलर मोंगर उरांव के द्वारा 1 बोरा चावल और अपने स्तर से 2 कंबल परिवार को दिया। सुनीता कुमारी ने बताया कि चेत सिंह को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और लातेहार जिला उपायुक्त से अपने स्तर से पहल करेंगे। मौके पर नागदेव उरांव राम और लखन सिंह मुन्ना गुप्ता, संजय सिन्हा, ओम प्रकाश सिंह के साथ साथ तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। साधना प्लस न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड अंतर्गत छिपरदोहर पंचायत के हनीनार गांव चैत सिंह का मकान ढह गया था आज से ठीक 1 साल पहले, जिसको बड़े ही प्रमुखता के साथ साधना प्लस ने अपने चैनल पर दिखाया था। जिसके बाद से अब इस पर पहल करते हुए अब इन गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया जाएगा और साथ ही इन्हें कंबल भी दिए गए हैं, ताकि अब जो इनकी परेशानी है उसे और कम किया जा सके। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए बोकारो में निधि संग्रह अभियान का शुभारंभ हो गया है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के तत्वाधान में राम मंदिर निर्माण समिति के सहयोग से धन संग्रह का शुभारंभ हुआ। इसमें गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने मंदिर निर्माण के लिए 51,000 रुपए की सहयोग राशि दान की है। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने पेटरवार स्थित आवास पर पहुंचने के बाद राम मंदिर निर्माण समिति के जिला संचालक अशोक दास को राशि भेंट की। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए ये घोषणा की गई है। इस भव्य राम मंदिर का निर्माण देश के हर वर्ग के सहयोग से होगा, जिसके निर्माण संपूर्ण भारत में जन जागृति कर धन संग्रह किया जाएगा। डोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बनने जा रहा है, जो राष्ट्र प्रतीक बनने जा रहा है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। मंदिर निर्माण में समाज का हर वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। निर्माण समिति मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दी गई है। देखिए, ये पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय प्रतीक बनने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो बनना है, वहां पर जो भव्य मंदिर बनना है, उसके लिए मेरा भी यथाशक्ति कुछ सहयोग है और आगे भी प्रयास करेंगे कि इस मंदिर निर्माण में यथाशक्ति हम सहयोग करें और करवाएं। और मधेपुरा में जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीएनएमयू के मेन गेट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। छात्र नेताओं का कहना है कि सत्ता और कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने पर बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी, इसका मतलब सरकार नौकरी भी नहीं देगी और नौकरी के लिए विरोध भी नहीं करने देगी।
सरकार के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। प्रदर्शनकारी अगर आपराधिक मुकदमे में उससे दर्ज होंगे तो उनको सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके से वंचित कर दिया जाएगा। हम जन अधिकार छात्र परिषद के तमाम साथी इन तुगलकी, हिटलरशाही और सरकार से ये पूछना चाहते हैं जो इस लोकतंत्र देश में विरोध करने का और प्रदर्शन करने का अधिकार है कि नहीं है। और बहुचर्चित रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग करते हुए जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार से मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने इस पूरे मामले को डायवर्ट करने का आरोप पटना पुलिस पर लगाया है। उन्होंने कहा कि किसके इशारों पर बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि रुपेश सिंह हत्याकांड पर डीजीपी और एडीजीपी से सवाल करते हुए पप्पू यादव ने बताया कि उन्होंने कहा है कि रुपेश को बाहर के किसी शूटर ने गोली मारी है। ऐसे में अब बाइक चोरी करने वाले ऋतुराज कहां से सामने आ गया, जबकि रुपेश की हत्या रोड रेज के कारण नहीं हुई है। अगर ऋतुराज ने हत्या की भी होगी तो किसी के इशारे पर की होगी। सच्चाई ये है कि पर्दे के पीछे कई बड़े लोगों का हाथ है जिसे सामने लाए जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं क्या ऋतुराज शूटर हैं? जब ऋतुराज इंग्लिश में बोलते हैं, जयपुर में पढ़ते हैं, फादर करोड़पति है, मां टीचर है और इकलौता बेटा है, यदि ऋतुराज शूटर है तो शूटर को हायर किसने किया? निश्चित रूप से मेरा साफ और क्लियर है इस मामले में, यदि ऋतुराज ने मारा है तो वो पहले से शूटर है। उसने मोटरसाइकिल चोरी नहीं की, वो बहुत बड़े गैंग स्तर के सरगना है। यदि ऋतुराज ने मारा है तो किसी ने मरवाया है। रोडवेज के चलते ऋतुराज ने कत्ल नहीं की है। यदि रोडवेज के चलते ऋतुराज ने कत्ल की है तो फिर ऋतुराज ने कत्ल नहीं किया है। और जन अधिकार पार्टी ने नीतीश कुमार के हिटलर शाही फरमान के खिलाफ नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। बता दें कि पुतला दहन प्रदेश उपाध्यक्ष इस्राइल आजाद की देखरेख में किया गया। वहीं मौके पर इस्राइल आजाद ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिटलर शाही नहीं चलेगी। उनके हिटलर शाही से नौजवान और पप्पू यादव की सेना डरने वाली नहीं है। प्रवक्ता राजेश यादव ने कहा कि जिस प्रकार वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले पर कार्रवाई का जो प्रावधान तय किया है वो लोकतंत्र के मूल भावनाओं पर चोट पहुंचाती है। संविधान में विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। और कांग्रेस की रामगढ़ विधायक ममता देवी ने अपनी सिक्योरिटी सेवा हटा दी है। वहीं इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि ममता देवी का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं और जब उनके क्षेत्र की जनता ही सुरक्षित नहीं है तो वो सुरक्षा लेकर क्या करेंगी। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस और जेएमएम के नेता सफाई देने में जुटे हुए हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ने तीनों सिक्योरिटी के जवानों को लौटा दिया है। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और जिस क्षेत्र से आती हूं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। किसी भी तरह की घटना वहां हो सकती है, लिहाजा हमें सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। हालांकि सिक्योरिटी के जवानों को लौटाने के मुद्दे पर ममता देवी ने कहा कि जब मेरे क्षेत्र की जनता ही सुरक्षित नहीं है तो मैं सुरक्षा लेकर क्या करूंगी। हालांकि उन्होंने सरकार और प्रशासन से कई सवाल भी किए हैं। एक प्रोटोकॉल जो होता है, क्योंकि ऐसे हमारा क्षेत्र उग्रवादी क्षेत्र घोषित है, कई किडनैपिंग केसेस वहाँ हो चुके हैं, मर्डर केसेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा हर जनप्रतिनिधि को मिलनी चाहिए। तो ऐसे आउट एरिया में जब हम लोग जाते हैं जो कि एकदम
ग्रामीण क्षेत्र है, जंगली एरिया है, बस उस एरिया में जाते हैं तो वहाँ के लिए डिमांड की जाती है। लेकिन हमारा ये नहीं था कि भाई हमें कारपेट चाहिए, इस वजह से हमने बॉडीगार्ड वापस की, ऐसी बात नहीं है। मेन बात यह है कि जनता की वहाँ सुनवाई नहीं होती है। जनता अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं, प्रशासन के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन एक बार भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता है, जिसकी वजह से हमने अपने अंगरक्षक को वापस किया है कि अगर मेरी जनता सुरक्षित नहीं रहेगी तो मैं सुरक्षा इनकी नहीं ले सकती हूँ। इधर ममता देवी के सुरक्षा वापसी को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि निश्चित तौर पर वो जनप्रतिनिधि है, उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने विरोध में सुरक्षा वापस की है। हालांकि इस पर सरकार उनकी समस्याओं को सुनेगी और जल्द ही हल करने का भी काम करेगी। निश्चित रूप से जब विधायक ये बात कह रही हैं तो उसमें कोई शक शुबह की बात नहीं होनी चाहिए। और जो भी हमारे विधायक हैं, इनके कई विधायकों की ये शिकायत रही है और आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस बात को गंभीरता से लिया हुआ है। हम समझते हैं कि कहीं न कहीं कई बातों पर कंफ्यूजन बना रहता है, कुछ बातें होती है जो जनहित की होती हैं और नहीं हो पाता है तो विधायक की नाराजगी स्वाभाविक होती है। और उस मद्देनजर कई तरीके से आदमी विरोध जता सकता है। किसी को लगता है कि बॉडीगार्ड वापस करना चाहिए तो बॉडीगार्ड वापस करते हैं। कांग्रेस विधायक ममता देवी की सुरक्षा वापसी को लेकर जेएमएम महासचिव मनोज पांडे ने कहा है कि उन्होंने किन कारणों से सुरक्षा लौटाई है ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जहां तक प्रशासन की नहीं सुनने की बात है तो ये गलत है। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकार लगाम लगाने का काम कर रही है और यहाँ तक ममता देवी की सुरक्षा लौटाने की बात है तो मुख्यमंत्री खुद इस मामले को देख रहे हैं और जल्द ही उनकी समस्या का समाधान होगा। देखिए, कुछ वैसे निरंकुश पदाधिकारी हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं। जो पिछली सरकार के समय जो मानसिकता था वही मानसिकता लेकर चलने वाले लोग भी हैं। लेकिन ममता जी को क्या परेशानी है, मुझे लगता है उनकी परेशानी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गई है और मुझे लगता है उनका जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, निश्चित तौर पर दूर कर दिया जाएगा। गठबंधन की विधायक हैं और जनादेश मिला है उनको, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, निश्चित तौर पर उनकी कोई शिकायतें होंगी तो उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। बहरहाल विधायक ममता देवी भले ही सरकार के खिलाफ न बोले, लेकिन उन्होंने प्रशासन पर जरूर सवाल उठाए हैं। ऐसे में ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार में प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं सुन रहे हैं। साधना प्लस न्यूज के लिए सहयोगी कुणाल के साथ नवीन कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर बता दें कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आज हेमंत कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार की बैठक होनी है। हेमंत कैबिनेट का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है। जेएमएम कोटा से हफीजुल अंसारी आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। दिव्यांगत हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं हफीजुल अंसारी। 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता करनी होगी ग्रहण। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां हेमंत कैबिनेट का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार होना है। जेएमएम कोटे से हफीजुल अंसारी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता करनी होगी ग्रहण। और बता दें कि दिव्यांगत हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं हफीजुल अंसारी। आज हेमंत कैबिनेट का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार है। जेएमएम कोटा से हफीजुल अंसारी आज लेंगे मंत्री पद का शपथ। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, आज जो हेमंत कैबिनेट के तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार होना है, ऐसे में हफीजुल अंसारी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या कुछ तमाम जानकारियां हैं
कौन कौन इस दौरान कैबिनेट मंत्री मंडल विस्तार के दौरान वहां पर मौजूद रहेगा? मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं, राज्यपाल का आगमन हो चुका है और फिलहाल जो है राष्ट्रगान चल रहा है। अब कुछ ही देर में जो है जो है ये आज मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, यानी जो है कैबिनेट में जो है शपथ लेने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये फैसला लेकर के अचानक से राज्य की राजनीति में जो है एक बदलाव जो किया है, तो लगातार इस बात का ख्याल लगाया जा रहा है उपचुनाव के बाद ही इस तरह के कोई फैसले लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का फैसला आया है, हालांकि ये कोटा था और अल्पसंख्यक कोटे के लिए मंत्री बनना था, तो निश्चित तौर पे जो हाजी हुसैन अंसारी ने कोरोना के कारण उनका निधन हो गया था और उन्हीं के बेटे ही बड़े बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दिया जा रहा है और हफीजुल हुसैन अंसारी जो है ये मंत्रिमंडल में आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं और राज्यपाल जो है वो अपनी जगह हो गई है और देर में जो है तमाम पूरी खरीद मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तमाम जो कैबिनेट है, कैबिनेट मंत्री भी जो है कैबिनेट के सभी मंत्री पहुंच चुके हैं। कांग्रेस और जेएमएम और राजद के कार्यकर्ता नेता वो मौजूद हैं, तो इसके अलावा तमाम जो है अधिकारी भी मौजूद है और कार्य जो है वो हो रहा है। तो ये अब कहीं न कहीं अचानक क्योंकि उपचुनाव होना है और कहीं न कहीं मंत्री बनाने के बाद जो है जीत सुनिश्चित करने की बात हो रही है। तो चुनाव की जो बात हो रही है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर जो है चुनाव लड़के विधायक बनना अनिवार्य है नियम के साथ, तो ऐसे में मंत्री भी बन गए हैं। कहीं न कहीं जिस तरीके से उस सीट को लेकर के दावेदारी पेश हो रही थी महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और जो है कांग्रेस और राजद जो है दावेदारी जो है कहीं न कहीं मेन थी, तो सीट को लेकर के स्थितियां जो है बिल्कुल साफ हो चुकी है और कहीं न कहीं हेमंत सोरेन इस तरह से है कि मंत्री जो है संभवतः जो उपचुनाव होना है, मंत्री उपचुनाव उसमें पार्टी जो है जीत सुनिश्चित करने के लिए और ये रणनीति कहीं न कहीं ये नीति कह सकते हैं और उसकी जो है आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जो हफीजुल हसन अंसारी इनको मंत्री बनाया जा रहा है। पोर्टफोलियो वगैरह क्या कुछ होगा ये मंत्रिमंडल बाद जो है संभवतः उनके पिता के पास जो पोर्टफोलियो, अब वही पोर्टफोलियो जो है उनको भी मिल सकता है, अल्पसंख्यक है भाग जो है उसमें मिल सकता है। वो फिलहाल कैबिनेट विस्तार चल रहा है और अभी वोट का कार्यक्रम जो है राजभवन में चालू। जिस प्रकार से जेएमएम कोटे से हफीजुल अंसारी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, किस समय वो ये शपथ ग्रहण करेंगे और इस दौरान जैसा आज मंत्रिमंडल विस्तार की बैठक ये जो आयोजित की जा रही है, इसमें और क्या कुछ तमाम चीजें की जाएंगी, क्या कुछ वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चा की जाएंगी? आज शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें किसी मुद्दे को लेकर के खास कोई चर्चा तो होना नहीं है। इसमें आज शपथ ग्रहण समारोह है, मतलब समारोह के बाद पार्टी का एजेंडा है, अपना पार्टी अपने एजेंडे को लेकर के काम कर रही है और महागठबंधन से एक और मंत्री शामिल है मंत्रिमंडल में, आज शामिल हो रहे हैं और इसके बाद पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि मंत्री बनाने के बाद उपचुनाव लड़ेंगे और उपलड़ेंगे मंत्री बनाने के बाद तो निश्चित तौर से सीट प्रभावी होगा। कहीं न कहीं में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ये दाव खेलेंगे कहीं और इस तरीके से उपचुनाव को लेकर के जो घबराहट हुई थी और दावेदारी पेश हो रही, कहीं न कहीं उन चीजों को विराम लगाने के लिए जो है जेएमएम का ये कार्ड है। आपका तमाम जानकारी के लिए चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि आज हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। आज 12:30 बजे राजभवन में हाजी हुसैन अंसारी के बेटे मंत्री पद का शपथ लेंगे। आपको बता दें कि शपथ के पहले हफीजुल अंसारी ने आज गुरुजी से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के दौरान हफीजुल हसन ने भावुक हो गए और हफीजुल हसन ने कहा कि उनके पिता के अधूरे सपनों को वो अब पूरा करेंगे और आज 12:30 बजे राजभवन में हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल अंसारी शपथ ग्रहण करेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे।
आज हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की मंत्रिमंडल विस्तार आज होनी है, जिसको लेकर आज हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल अंसारी मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान वो अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे और हफीजुल हसन ने इस दौरान वो काफी ज्यादा भावुक हो गए आशीर्वाद लेते दौरान, और उन्होंने ये कहा कि अब वो अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट का आज तीसरा विस्तार होना है। आज 12:30 बजे राजभवन में हाजी हुसैन अंसारी ने बेटे मंत्री पद का शपथ लेंगे। और लातेहार जिले के महुआडार प्रखंड के रामपुर स्थित देवी मंदिर के वार्षिक उत्सव के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ मुख्य यजमान भरत प्रसाद जायसवाल ने और उनकी पत्नी गुड़िया देवी ने किया, और उसके बाद शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने रामपुर नदी के तट घाट से जल उठाकर मंदिर पहुंचे, जहां पंडित राजेश पाठक, अमित पाठक के द्वारा वैदिक रीति रिवाज के साथ मंदिर प्रांगण में कलश स्थापना की गई। मौके पर रामदास प्रसाद केसरी, बिंदेश्वर राम, बालेश्वर सिंह, कुलदीप नायक के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। और साहिबगंज जिला के बोरियो विधानसभा के झामुमो विधायक लोबिन हैब्रिन ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि मिजार चौक पत्थर व्यवसायिक मंडी के आसपास हो रहे अवैध पत्थर खनन और बिना माइनिंग चालान का वाहन परिचालन को लेकर मोर्चा खोला गया है। विधायक ने पत्थर व्यवसायियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने बुधवार देर शाम से ही बिहार झारखंड के सीमा स्थित मिर्जा चौकी चेक पोस्ट पर टेंट लगाकर धरना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने मिर्जा चौकी बड़तल्ला के ग्रामीणों को हो रही परेशानियों के साथ साथ माइंस चोरी मामले में साहिबगंज प्रशासन को दोषी ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होता तब तक मेरा धरना चलता रहेगा। साथ ही अवैध क्रशर से उड़ने वाले डस्ट से आसपास के लोगों को हो रही परेशानी को भी समझते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि साथ ही जिला के तमाम आला अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि आम लोगों की समस्या को जल्द से जल्द सुधार करें। उन्होंने ये भी कहा है कि शुक्रवार सुबह 9 बजे रैली निकाला जाएगा और जहां भी अवैध माइंस या अवैध क्रशर चल रहा है सबको पूरी तरह से बंद कराया जाएगा। नहीं है, हमने बिगुल फूंक दिया। ये पत्थर व्यवसायी के अगेंस्ट में हमने बिगुल फूंक दिया है और ये कार्यक्रम मेरा चलेगा जब तक यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कोई पहाड़िया है, ठीक है जमीन दिया तुमको, लेकिन एक किसी दूसरे आदमी को जमीन तुम क्यों बर्बाद करेगो? आज डैम जहाँ जहाँ था डैम शिफ्ट कर दिया, तालाब शिफ्ट हो गया, खेत जमाबंदी लोगों का जमीन बर्बाद हो रहा है। वहाँ पर जो घास पात है, साला घास पात है इतना, वहाँ पर इतना डस्ट जमा है, माल वहीं से नहीं चढ़ पा रहा। गांव में जो लोगों का साग सब्जी है वो भी खत्म है, वो भी इतना डस्ट भरा हुआ है, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, लोग कपड़ा नहीं सुखा पा रहे हैं। कौन इसको अधिकार दिया? और पूर्णिया एसपी दयाशंकर के निर्देश पर लगातार शराब तस्करों पर शिकंजा कसने का सिलसिला जारी है। वाहन चेकिंग के दौरान बनमखी थाना के दोवोत्तर पुल के पास पुलिस को देख तस्कर भागने लगे। भागते हुए कार को देखकर प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष शिवशंकर कुमार ने अपने टीम के साथ 2 किलोमीटर दूर तक पीछा करने के बाद तस्करों को धर दबोचा। इस दौरान पुलिस ने कार सवार दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। कार चालक कमलेश कुमार मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज का रहने वाला है, जबकि कार में बैठा दूसरा शख्स विजय कुमार चौधरी बनमखी धीमा का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस तलाशी में स्विफ्ट कार में 4 कार्टून में 96 बोतल शराब जब्त की गई है, जिसकी मात्रा लगभग 35 लीटर है। तस्कर के पास से अवैध शराब के अलावा 2 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, एक खुला हुआ नंबर प्लेट जब्त किया गया है। और पुलिस पूछताछ में शराब तस्करों ने बताया कि बनमखी से धीमा जा रहे थे वो सभी, और फिलहाल दोनों शराब तस्करों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
और आपको बता दें कि पूर्णिया की एक खबर जहां पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। 96 बोतल के साथ जो शराब की बोतल थी उनके साथ वो गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि 2 किलोमीटर तक पीछा करते हुए पुलिस प्रशासन को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है पूर्णिया से और दोनों ही अलग अलग जगह के निवासी हैं। पूर्णिया एसपी दयाशंकर के निर्देश पर लगातार शराब तस्करों पर शिकंजा कसने का सिलसिला अभी भी जारी है। और किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार मुखर होती जा रही है। सूबे के गोड्डा में किसानों के समर्थन में बड़ी ट्रैक्टर रैली करने के बाद अब कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करने जा रही है। साथ ही कांग्रेस इसके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह कैबिनेट मंत्री रामेश्वर ओरांव के साथ राज्य कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। साथ ही आंदोलन की रूपरेखा और रोडमैप पर चर्चा की। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए रामेश्वर ओरांव ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश में भी मोर्चा खोल दिया है। साथ ही कहा कि 10 फरवरी को सभी प्रखंडों में किसान अधिवेशन किया जाएगा और 13 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में 10 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा की जाएगी। वहीं बादल पत्रलेख ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र के 3 काले कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन अब और बुलंद हो रहा है और उन्होंने आगे कहा कि हम किसी भी हाल में ये कानून लागू नहीं होने देंगे। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।